वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 46। अचानक पानी का गिलास नीचे गिर टूट गया। ओम खुद को संभाल नहीं पाया। वो गिरने को हुआ कि किसी ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। ओम ने सर उठाकर सामने देखा तो उसके सामने एकाक्ष खड़ा था, जिसे वो सुबह से ही देखना चाहता था। एकाक्ष ने ओम को सही से बेड पर बैठा दिया। एकाक्ष ने बेल बजाए, जिससे कुछ ही देर में एक नस ने जमीन में गिरा कांच साफ कर दिया और एक नया पानी का गिलास एकाक्ष के हाथ में दे दिया। एकाक्ष ओम के पास बैठ उसके होठों के पास गिलास लगा दिया। ओम हैरानी है एकाक्ष को देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था एकाक्ष उसे अपने हाथों से पानी पिला रहा था। ओम को पानी ना पिता देख एकाक्ष ने उसे आंखें दिखाई। ओम ने जल्दी से पानी पी लिया। अब आगे। एकाक्ष पानी का गिलास साइड में रख देता है। वार्ड में काफी सन्नाटा था, क्योंकि दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। ओम ने उस सन्नाटे को तोड़ एकाक्ष की तरफ देख बोला, अंडरस्को आप ठीक है? उद्धरण चिन्ह। एकाक्ष ओम की तरफ देख बोलता है, अंडरस्को हमें क्या होगा? ओम ने कुछ नहीं कहा। कुछ पल बाद एकाक्ष ने कहा, अंडरस्को क्या आप ठीक है? ओम ने बोला, अंडरस्को जी अब दर्द काफी कम है। ये सुन एकाक्ष ने अपना सर हिला दिया। दोनों ही बातें करने में थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे। अचानक ओम को अपने सर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। ओम ने चौंक कर सर उठाकर देखा तो एकाक्ष का हाथ उसके सर पर था। एकाक्ष ओम को देख अपनी नर्म आवाज में बोला, अंडरस्को अगली बार ऐसी गलती दोबारा करने के बारे में सोचिएगा भी मत, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आप आराम करिए। इतना कह एकाक्ष वहां से चला गया। वही ओम एकटक गेट की तरफ दिख रहा था। अचानक ओम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओम की नम आंखों में कुछ दृश्य चलने लगे। पास्ट। एक छोटा सा बच्चा पार्क में अकेला खड़ा अपनी मासूम आंखों से दूसरे बच्चों को देख रहा था। बच्चा देखने में काफी दुबला पतला था, जैसे कई दिनों से कुछ खाया ना हो। उस बच्चे के कपड़े भी काफी गंदे थे और कहीं कहीं से फटे भी हुए थे। आते जाते लोग उसे घिन की नजरों से देख रहे थे। वो बच्चा धीरे से चलते हुए एक दुकान के सामने खड़ा हो गया। उस दुकान में कई तरह के चॉकलेट्स और आइसक्रीम रखी हुई थी। वो बच्चा अपनी आंखों में चमक लिए उन्हें ही देख रहा था। तभी उस दुकान के मालिक का ध्यान उस बच्चे पर गया। उस बच्चे को देख उसका बुरा सा मुंह बन गया। दुकान मालिक बहुत ही बुरी तरह से उस बच्चे से बोला, अंडरस्को ए चल भाग यहाँ से, मेरा दुकान गंदा मत कर। वो बच्चा अपनी मासूम नजरों से उसे देखते हुए एक चॉकलेट की तरफ इशारा कर बोला, अंडरस्को अंकल मुझे वो चॉकलेट चाहिए। वो आदमी हंसते हुए बोला, अंडरस्को पैसे है तेरे पास? वो चॉकलेट 50 की है, तेरी औकात भी है इसे खाने की? वो बच्चा मायूस होते हुए बोला, अंडरस्को पैसे वो तो नहीं है मेरे पास। ये सुन उस दुकानदार ने उस बच्चे का हाथ पकड़ उसे धक्का देकर बोला, अंडरस्को चल भाग यहाँ से, ना जाने कहाँ से भिखारी आ जाते हैं। पता नहीं आजकल के लोग बच्चे पैदा करके ऐसे रास्ते पे क्यों फेंक देते हैं। जब बच्चा रखना ही नहीं है तो मार देना चाहिए ना, खाली फोकट बस रास्ते गंदे करते रहते हैं। वो मासूम सा बच्चा अपनी प्यारी आंखों में आंसू लिए उसे देख रहा था। उसे ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आया, पर इतना समझ गया कि ये आदमी उसके बारे में गलत बोल रहा था। तभी उसे अपने सामने किसी की परछाई नजर आई। उस बच्चे ने सामने देखा तो वहां लगभग 10-11 साल का लड़का खड़ा था। वो लड़का उस बच्चे को उठाकर खड़ा करता है। वो लड़का उस दुकानदार के पास जाकर अपनी घुरती हुई नजरों से देखते हुए कहता है, अंडरस्को क्या आप में तमीज नहीं है कि एक छोटे से बच्चे से कैसे बात करनी है? आपकी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे से इस तरह बात करने की? माफी मांगे अभी उससे। उस बच्चे की घुरती हुई नजरें महसूस कर एक पल के लिए तो दुकानदार भी सहमत गया था, मगर खुद को संभाल वो उस लड़के को घूर चिल्लाते हुए बोलता है, अंडरस्को तू है कौन बे जो मुझे तमीज सिखा रहा है? और तू होता कौन है मुझसे माफी मंगवाने वाला, वो भी इस भिखारी से? उस दुकानदार की बात सुन उस लड़के की आंखें गहरी हो गई। वो अपनी डिप एंड डेंजरस वॉइस में बोलता है, अंडरस्को अपनी जबान संभाल के बात करिए, वरना कहीं ये जबान आपसे अलग ना हो जाए। और हम कौन है इसके बारे में आप ना जाने तो अच्छा होगा, कहीं हमारी बारे में जान आपके पैरों के नीचे की जमीन ना कांप जाए। अचानक उस लड़के को अपनी टी शर्ट और किसी की पकड़ महसूस होती है। वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो वो छोटा बच्चा अपनी मासूम नजरों से उसे ही देख रहा था। वही वो दुकानदार जैसे गुस्से में पागल हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था एक 10-11 साल का लड़का उसे धमका रहा है। उसने गुस्से से पास में पड़ा एक डंडा उठाकर जोर से उस लड़के को मारता है, मगर तभी वो छोटा लड़का बीच में आ जाता है, जिससे वो डंडा सीधे उस बच्चे के बाजू में लगता है। वो बच्चा दर्द से चिल्ला पड़ता है। छोटा लड़का जल्दी से उस बच्चे को पकड़ता है। वो बच्चा दर्द से रोने लगा था। लड़का देखता है कि उस बच्चे की बाजू लाल होकर सूज गई था। ये देख उस बच्चे की आंखें लाल हो जाती है। वो अपनी लाल नजरों से उस दुकानदार को देखता है। दुकानदार दर्द से सहम जाता है। उसके हाथ में पकड़ा डंडा छूटकर गिर जाता है।
तभी वहां कुछ ब्लैक कपड़े पहने आदमी आ जाते हैं। एक आदमी आगे आते हुए अंडस्को, छोटे मालिक आप ठीक तो है ना, आप कहाँ चले गए थे? उस लड़के के लिए छोटे मालिक सुन उस दुकानदार के हाथ पैर ढीक हो जाते हैं। वो अपनी कापती आवाज में बोलता है अंडस्को को, कौन हो तुम? छोटा मालिक यानी वो लड़का अपने बॉडीगार्ड की तरफ देख गुस्से से बोलता है अंडस्को, ब्रेक अपार्ट हिज शॉप एंड टेक हिम टू द डंजन। इतना कह वो उस बच्चे को अपने साथ लेके चला गया। वही वो दुकानदार रोता गिड़गिड़ाता रह गया। छोटे मालिक ने उस बच्चे के बाजू पर फर्स्ट एड कर दिया। छोटा मालिक उसे देखते हुए बोला अंडस्को, तुम बीच में क्यों आए? छोटा बच्चा जिसकी पलकें अभी भी नम थी, वो अपनी प्यारी सी आवाज में बोला अंडस्को, क्योंकि वो आपको मार रहे थे। अगर हम बीच में नहीं आते तो वो डंडा आपको लग जाता। छोटा मालिक उस बच्चे को गौर से देखने लगा। उसने अपने पॉकेट से एक बड़ा सा चॉकलेट निकाल उस बच्चे के सामने कर दिया। चॉकलेट देख उस बच्चे के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने झट से वो चॉकलेट लेकर उसे खाने लगा। छोटा मालिक उसे चॉकलेट खाते देख मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रख प्यार से बोला अंडस्को, नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसी हरकत मत करिएगा वरना आपको चोट लग सकती है, समझे आप? छोटा लड़का मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। प्रेजेंट टाइम। ओम अपने ख्यालों से बाहर आया। ओम ने अपने आंसुओं को कंट्रोल कर गहरी सांस ली। वार्ड के बाहर एकाक्ष फोन में कुछ बातें कर रहा था। तभी उसे अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस किया। एकाक्ष ने पलटकर देखा तो उसके सामने भौमी खड़ी थी। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। एकाक्ष अपना फोन कट कर भौमी को देखने लगा। भौमी उसका हाथ पकड़ उसे साइड के बेंच पर बैठाते हुए बोली अंडस्को, राजा सा और कितना घूमेंगे आप, एक जगह ठहर भी जाया कीजिए। कल से मैं आपको अभी देख रही हूँ, दूसरों का ध्यान रखने के साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। भौमी ने एक रोटी का निवाला एकाक्ष की तरफ बढ़ा दिया। एकाक्ष ने भौमी को देखते हुए बोला अंडस्को, हमने खाना खा लिया है रानी सा। भौमी एकाक्ष को घूरते हुए बोली अंडस्को, क्या आप मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं राजा सा? आपके कल से पानी का एक घुट भी नहीं पिया है, इसलिए मुझे से बहस करने से अच्छा आप चुपचाप खाना खाए। भौमी की डांट सुन एकाक्ष अब कुछ न बोला, उसके हाथ से खाना खाने लगा। भौमी ने दूसरा निवाला बढ़ाया कि एकाक्ष के उसका हाथ उसकी मुंह की तरह कर दिया और इशारों से उसे खाने को बोला। भौमी ने भी चुपचाप निवाला खा लिया। एकाक्ष भौमी के चेहरे को बड़े प्यार से देखने लगा। भौमी के हाथ से खाना खाकर एकाक्ष को एक सुकून का एहसास हो रहा था। चैप्टर 47। एकाक्ष अपना फोन कट कर भौमी को देखने लगा। भौमी उसका हाथ पकड़ उसे साइड के बेंच पर बैठाते हुए बोली अंडस्को, राजा सा और कितना घूमेंगे आप, एक जगह ठहर भी जाया कीजिए। कल से मैं आपको अभी देख रही हूँ, दूसरों का ध्यान रखने के साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। भौमी ने एक रोटी का निवाला एकाक्ष की तरफ बढ़ा दिया। एकाक्ष ने भौमी को देखते हुए बोला अंडस्को, हमने खाना खा लिया है रानी सा। भौमी एकाक्ष को घूरते हुए बोली अंडस्को, क्या आप मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं राजा सा? आपके कल से पानी का एक घुट भी नहीं पिया है, इसलिए मुझे से बहस करने से अच्छा आप चुपचाप खाना खाए। भौमी की डांट सुन एकाक्ष अब कुछ न बोला, उसके हाथ से खाना खाने लगा। भौमी ने दूसरा निवाला बढ़ाया कि एकाक्ष के उसका हाथ उसकी मुंह की तरह कर दिया और इशारों से उसे खाने को बोला। भौमी ने भी चुपचाप निवाला खा लिया। एकाक्ष भौमी के चेहरे को बड़े प्यार से देखने लगा। भौमी के हाथ से खाना खाकर एकाक्ष को एक सुकून का एहसास हो रहा था। अब आगे। अंधेरे में बैठा एक शख्स अपने फोन पर दूसरी तरफ की बात सुन रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी अपनी कठोर आवाज में बोला अंडस्को, पीयूष अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मरा है, उसके जैसे बेवकूफ़ लोगों का अंजाम यही होता है। राजावत खानदान को बर्बाद होना ही है। सालों से खेला गया मेरा खेल राजावत खानदान के हर शख्स के खून से ही खत्म होगा। इतना बोल वो कॉल कटकर एक दीवार की तरफ चला गया जहां पूरे राजावत परिवार की तस्वीरें लगी हुई थी। वही उन तस्वीरों के सेंटर में एकाक्ष की फोटो थी। वो आदमी उन फोटोज को देख नफरत से बोला अंडस्को, एकाक्ष सिंह राजावत, कब तक बचाओगे अपने इस परिवार को? एक ना एक दिन तो तेरे इस पूरे खानदान का नामो निशान मिटा के रहूंगा और तू चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। पर इससे पहले तुझे तोड़ना होगा, इस हद तक कि तू चाह कर भी कुछ ना कर सके सिर्फ टूटने के अलावा, और मेरा पहला शिकार होगा। इतना कह उस आदमी ने सीधा ओम के फोटो पर निशाना लगा दिया। वो आदमी जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। कॉलेज। कुमुदा क्लास में बैठी बोर हो रही थी क्योंकि कुछ दिनों से भौमी कॉलेज नहीं आई थी। कुमुदा डेस्क पर सरपटक भौमी को याद करते हुए कहती है अंडस्को, भौमी कब आएगी तू? यह तेरे बिना मेरा सर फटने को आया है। इस बीच ये सरा हुआ लेक्चर मुझे पागल करने को तैयार बैठा है। तू होती तो कितने अच्छे से समझती थी मुझे, मगर अब जब तू नहीं है तो मुझे इस पढ़ाई के साथ आत्महत्या करने का दिल चाह रहा है। मुझे तो शक है आखिर में इतने साल पास कैसे हो गई।
कुमुदा जूठा रोते हुए अपने सर पर बुक रख बोलती है अंडस्को, आजा मेरी जान, तुझे तेरी जान से प्यारी दोस्त पुकार रही है। अचानक कुमुदा के साइड में कोई बैठ उसके सर से किताब हटाता है। कुमुदा झट बैठ अपने साइड देखती है कि उसके पास एक काफी हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के को देख कुमुदा का बुरा सा मुंह बन जाता है। वो लड़का कुमुदा के कंधे पर हाथ रख, अंडस्को क्या हुआ मेरी जान, किसे इतना शिद्दत से याद किया जा रहा है, कहीं तेरा कोई आशिक तो नहीं। कुमुदा फ्रस्ट्रेशन से उसका हाथ अपने कंधे से झाड़ती हुई कहती है, अंडस्को ओए पारस फारस, अपना अपना ये गंदा हाथ मुझसे दूर रख, और मेरा कोई आशिक वशिक नहीं है, मैं तो मेरी भूमि को याद कर रही थी। पारस दीवान कॉर्पोरेशन का वारिस, एक बिगड़ा हुआ शहजादा, दिन भर बस मौज मस्ती करना ही इनका काम है, पढ़ाई से तो इसका 36 का आंकड़ा है। पहली नज़र में भौमी की खूबसूरती के ये जनाब हो गए कायल और कर दिया भौमी को प्रपोज। फिर क्या था, भौमी ने जो बेचारे की क्लास लगाई जिन्हें ये जनाब कभी भूलने वाले नहीं थे, तब से ही ये भौमी के पीछे है, मगर भौमी इन्हें घास तक नहीं डालती। पारस बोला, अंडस्को वैसे बात तो तू सही कर रही है, अब मेरी भौमी जी है ही इतनी प्यारी कि लोग तो उनके ख्यालों में खोएंगे ही ना। कुमुदा अजीब नजरी से उसे देखते हुए अपनी आईब्राउ उठाते हुए बोली, अंडस्को तुम्हारी भौमी, और ये कब हुआ। पारस बड़े स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, अंडस्को बहुत जल्द देखना, बहुत जल्दी भौमी जी मेरी गर्लफ्रेंड होगी। आखिर पारस दीवान है ही ऐसा शख्स कि कोई भी मेरी बाहों में आने से ज्यादा दिनों तक खुद को रोक नहीं सकती। पारस की बात सुन कुमुदा तेज तेज हंसने लगी। कुमुदा को हंसते हुए बोली, अंडस्को ओ माय गॉड पारस, तुम कितने फनी हो, भूल गए क्या पहले दिन ही भौमी ने तुम्हारे प्रपोजल पर कैसे तुम्हें थप्पड़ चिपकाया था, और तुम्हें लगाता है कि भौमी फिर से तुम्हारे पास आएगी। इतना बोल कुमुदा और तेज तेज हंसने लगी। वही पारस की नाक गुस्से से लाल हो गई थी। वो कुमुदा की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, अंडस्को ओए बंदरिया, अपनी ये दांत दिखाना बंद कर। और क्या हुआ, जो भौमी जी ने पहले मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, तो देखना मैं कैसे भौमी जी का दिल जीत कर उनसे शादी करता हूँ, फिर देखना कैसे हमारे बच्चे तुझे बंदरिया मासी कहते हैं। कुमुदा गुस्से से उसे घूरते हुए, अंडस्को लग दो बघे, तूने मुझे बंदरिया बोला। पारस ने भी तेज में बोला, अंडस्को हाँ बोला तुझे बंदरिया, तू है बंदरिया, बिना पूछ की बंदरिया। ये सुन कुमुदा का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने झट से पारस के बाल पकड़ उसे खींचने हुए कहा, अंडस्को कमीने बदबूदार लेकर बघे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना पूछ की बंदरिया बोलने की। दर्द से चिल्लाते हुए पारस ने भी कुमुदा के बाल पकड़ लिए। वही क्लास के सब बच्चों का ध्यान उन पर गया। टीचर और बच्चों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग किया। दोनों की ही हालत काफी खराब हो चुकी थी। कुमुदा के बाल किसी चिड़िया के घोंसले से कम नहीं लग रहे थे। वही पारस के भी जेल से सेट किए हुए बाल अब पागल की तरह हो गए थे। लेक्चर दोनों पर चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को हैव बोथ ऑफ यू लॉस्ट योर माइंड? व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक क्रेजी? आर यू बोथ स्मॉल चिल्ड्रंस? दोनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ उंगली कर बोले, अंडस्को सर पहले इसने शुरू की लड़ाई। लेक्चरर दोनों को गुस्से से देख कहते हैं, अंडस्को यू बोथ कम विथ मी टू डीन्स ऑफिस राइट नाउ। कुमुदा और पारस एक दूसरे को जानलेवा नजरों से घूरते हुए लेक्चरर के पीछे पीछे चले गए। दूसरी तरफ राजावत पैलेस, भौमी, एकाक्ष और बाकी सभी पैलेस लौट आए थे। सिद्ध ने पहले ही सबको उन पर हुए हमले के बारे में बता दिया था। सुभद्रा जी के घर पर एकाक्ष सुभद्रा जी के गोद में सर रखे बैठा हुआ था। वही सुभद्रा जी एकाक्ष के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेर रही थी। वो समझ रही थी उनके बेटे के मन में अभी काफी कुछ चल रहा है। एकाक्ष बोला, अंडस्को पता है मासा, कल हम एक पल के लिए डर ही गए थे। एक पल के लिए हमें लगा जैसे हमसे हमारी कोई बहुत कीमत चीज दूर जा रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। सुभद्रा जी शांत आवाज में कहीं खोए हुए बोली, अंडस्को हम समझ सकते हैं एकाक्ष आपकी भावनाओं को। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जो हमें झंझोर कर रख देते हैं और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। एकाक्ष अपने हाथ सुभद्रा जी के हथेली पर कसते हुए गहरे आवाज में बोला, अंडस्को बस कुछ वक्त और मासा, उसके बाद आप फिर से अपने घर में अपने अपनों के बिच होंगी। सुभद्रा जी एकाक्ष की आंखों में देख बोली, अंडस्को हमें आप पर पूरा विश्वास है एकाक्ष, अपने मासा से किया गया अपना वचन आप हर हाल में पूरा करेंगे। बरसों से किया गया इंतजार कुछ पल और सही। आज के लिए बस इतना ही। फोल्डेड हैंड्स।